नोएडा फोर्टिस एस्कॉर्ट डीप ब्रेन स्टिमुलेशन सर्जरी करने वाला यूपी का पहला अस्पताल बन गया है, जहां विश्व के प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन डॉक्टर संजीव दुआ ने यूपी में पहली बार डीप ब्रेन स्टिमुलेशन सर्जरी कर अस्पताल का नाम रोशन किया। डॉक्टर संजीव दुआ की इसी कामयाबी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। यह है नोएडा का फोर्टिस हॉस्पिटल, जहां विश्व प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन डॉक्टर संजीव दुआ ने पहली बार सफल डीप ब्रेन स्टिमुलेशन सर्जरी कर न सिर्फ अस्पताल का नाम रोशन किया, बल्कि इस बीमारी से जूझ रहे लोगों को जीने की एक नई राह दी। गौरतलब है कि डॉक्टर संजीव अब तक कई ऐसी सर्जरी कर चुके हैं, लेकिन यूपी में ये पहला डीप ब्रेन सर्जरी है। यहाँ इराक के रहने वाले 55 साल के रोमेल की ब्रेन सर्जरी की गई। दरअसल रोमेल पिछले 20 सालों से पार्किंसन बीमारी से जूझ रहे थे। अब उनका इलाज किया गया। दरअसल पार्किंसन बीमारी में व्यक्ति में हार्मोन डोपामीन का स्तर कम हो जाता है। पार्किंसन जैसी बीमारी को डीप ब्रेन स्टिमुलेशन टेक्निक से सर्जरी करके आसानी से ठीक किया जा सकता है। जानकारी के मुताबिक इस बीमारी से प्रति 10,000 में 8 से 22 लोग इससे पीड़ित होते हैं। इस रोग में व्यक्ति का अपने पैरों और हाथों पर नियंत्रण खत्म होने लगता है और व्यक्ति धीरे धीरे किसी काम काज के लायक नहीं रह पाता। लेकिन सर्जरी से व्यक्ति का खुद पर नियंत्रण लौट आता है। गौरतलब है कि इस बीमारी में दवाइयों का असर 5 से 6 साल तक रहता है। बाद में इसके साइड इफेक्ट्स शुरू हो जाते हैं। दवाओं का असर कम होने लगे, ऐसी स्थिति में कॉइलिंग टेक्निक से ब्रेन की सर्जरी करके इसे आसानी से ठीक कर दिया जाता है। जाहिर है इस सर्जरी से भारतीय अर्थव्यवस्था को भी एक नई ग्रोथ मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, शुभ समाचार। अब बात बदलाव की गूंज की। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके पुराने कपड़े, जिसे आप आउट ऑफ फैशन की वजह से पहनते नहीं, किसी का तन ढक सकते हैं? इतना ही नहीं, आपके ये पुराने कपड़े गरीब महिलाओं को स्वस्थ भी बना रहे हैं, साथ ही हजारों महिलाओं को रोजगार भी दे रहे हैं। कैसे हो गए आपके ये पुराने कपड़े इतने चमत्कारिक? इसी चमत्कार पर देखिए हमारी ये खास खबर। हर साल ठिठुरती सर्दी में लाखों लोग दम तोड़ देते हैं। आखिर क्यों इन सब के पास तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं है? इसी कड़वी सच्चाई को बदल डालने के इरादे से सन 1998 में अंशु गुप्ता ने घर घर जाकर पुराने कपड़े मांगने की जो गूंज शुरू की, वो आज देश भर में फैल गई है। आज लाखों लोग अपने पुराने कपड़े इस गूंज पर दान कर रहे हैं, तो वहीं हजारों कार्यकर्ता उन कपड़ों की मरम्मत एवं जरूरत अनुसार छांट कर जरूरतमंदों तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली और कुछ शहरों में हमारे तमाम कलेक्शन सेंटर्स हैं जो वॉलंटियर्स के घर हैं, उसमें लोग लगातार सामान देते हैं और ये सारा सामान हमारे सेंट्रल गोडाउन्स में आता है और वहाँ रिगरस सॉर्टिंग के थ्रू निकलता है। उसमें देखा जाता है कि कौन सा कपड़ा किसके लिए ज़रूरी है, सिलना है, धोना है, वो गाँव के लिए अच्छा है भी कि नहीं है, और उस पूरे प्रोसेस के बाद उसकी एक पैकिंग की जाती है और फिर हम लोग इसको डिफरेंट ट्रांसपोर्ट मोड के थ्रू दूर दराज के गाँव में भेजते हैं। पिछले 13 वर्षों में गूंज दान में आए इंच इंच कपड़ों का उपयोग कर रहा है। बस जरूरत के अनुसार कपड़ों का रूप बदल रहा है। देश भर की ऐसे निर्धन महिलाएं जो 700 करोड़ के सैनिटरी नैपकिन व्यवसाय का हिस्सा नहीं हैं, या यूं कहें जो इन नैपकिनों को खरीद नहीं सकती, गूंज मरम्मत के दौरान पैदा हुए कपड़ों के कतरनों से नैपकिन बनाकर उन 2 लाख निर्धन महिलाओं तक मुफ्त पहुंचा रहा है। उम्मीद है अंशु की इस गूंज में आने वाले वक्त में हर भारतीय शामिल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, शुभ समाचार। दिल्ली के फोर्टिस एस्कॉर्ट में पहली बार हुई रोबोटिक हार्ट सर्जरी ने मरीजों की राह आसान कर दी है। विश्व प्रसिद्ध हार्ट सर्जन सुधीर श्रीवास्तव ने लाइव रोबोटिक बाईपास सर्जरी कर उम्र दराज रोगियों के लिए इलाज का एक नया रास्ता खोल दिया है। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। यह है दिल्ली का फोर्टिस एस्कॉर्ट हार्ट इंस्टीट्यूट, जहां भारत की पहली लाइव रोबोटिक हार्ट सर्जरी की डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव ने। भारत गौरव पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव अब तक 1200 से ज्यादा रोबोटिक हार्ट सर्जरी कर चुके हैं। फोर्टिस एस्कॉर्ट हार्ट इंस्टीट्यूट ने अंतर्राष्ट्रीय रोबोटिक सर्जरी सेंटर के साथ मिलकर देश का पहला रोबोटिक सर्जरी सेंटर खोला और इसी सेंटर में डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव रोबोट की मदद से हार्ट सर्जरी कर रहे थे और दूसरे हॉल में बैठी पत्रकारों की टीम सीधे तौर पर डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव की इस रोबोटिक सर्जरी को लाइव देख रही थी। रोबोट की मदद से शरीर के थोड़े से भाग में कट लगाकर सर्जरी की जा रही थी, जबकि आम सर्जरी में शरीर के एक बड़े हिस्से में कट लगाया जाता है। रोबोट बड़ी सहजता के साथ सर्जरी कर रहा था, जिसे दूसरी मशीन पर बैठे डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव कमांड दे रहे थे।
इस सर्जरी में उनकी मदद कर रही थी अनुभवी सर्जन्स की एक टीम। इस रोबोटिक सर्जरी की खास बात यह है कि जो ऑपरेशन लेप्रोस्कोपी या एंजियोस्कोपी तरीके से नहीं हो सकते, उनका ऑपरेशन रोबोटिक सर्जरी द्वारा किया जाता है। साथ ही ऑपरेशन के बाद मरीज जल्दी ही काम पर भी लौट सकता है। विश्व प्रसिद्ध हार्ट सर्जन डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव के मुताबिक रोबोटिक सर्जरी आमतौर पर की जाने वाली परंपरागत हार्ट सर्जरी के मुकाबले काफी फायदेमंद है। What we found that these patients recovered very differently compared to the conventional approaches. Many of these patients will return back to their functional status within a week to 2 weeks and be out of the hospital many times in 1 to 2 days. इस रोबोटिक हार्ट सर्जरी सेंटर का उद्घाटन केंद्रीय कानून मंत्री सलमान खुर्शीद ने किया। इस मौके पर सलमान खुर्शीद ने रोबोटिक सर्जरी पर कहा, with a little cover and green or blue dress, etc. But now when they think of God, they will think of not you alone, but that thing that helps you, the robot that's going to help you cure them and fix them. गौरतलब है कि ट्रेडिशनल बाईपास सर्जरी के दौरान शरीर से काफी मात्रा में रक्त का बहाव होता है, जिससे मरीज में खून की कमी आ जाती है। जबकि रोबोटिक हार्ट सर्जरी में मरीज के शरीर से काफी कम मात्रा में रक्त का बहाव होता है। इस सर्जरी की सबसे बड़ी खासियत ये भी है कि इसमें मरीज 6 से 7 दिनों में खुद स्वस्थ महसूस करने लगता है, जबकि परंपरागत सर्जरी में मरीज को करीब 1 महीने का लंबा वक्त लगता है। स्वास्थ्य क्षेत्र में नई टेक्नोलॉजी के प्रयोग से जहां भारतीय स्वास्थ्य सेवा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया जा सकता है, वहीं टेक्नोलॉजी और मानवीय कुशलता के मिलन से भारतीय अर्थव्यवस्था को भी नया ग्रोथ मिलेगा। डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव की इस सर्जरी से ये साबित हो गया है कि आने वाले समय में ये सर्जरी आम लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगी। शुभ समाचार के लिए कैमरामैन अरविंद साकिया के साथ मैं भारती शर्मा। नृत्य ऐसा जिसे देखकर पलकें ना झपके, पांव तलवार की तीखी धार पर और सिर पर 9 मटकों का संतुलन साधे थिरकते सुरेश व्यास के भवई नृत्य का कुछ ऐसा ही जादू दर्शकों को लुभाता है। सुरेश व्यास की इस अनूठी कला पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। भवई राजस्थान का लोकप्रिय नृत्य जिसका इतिहास 500 साल पुराना है। कभी राजस्थान के राजसी दरबारों में जिस भवई नृत्य के करतब देख राजा महाराजा अपने गले के हार इनाम स्वरूप दे दिया करते थे, वो आज कहीं विलुप्त सी हो रही थी। ऐसे में बिरजू महाराज के शिष्य सुरेश व्यास ने भवई कला को जीवित रखने का न सिर्फ प्रयास किया है, बल्कि नई पीढ़ी को भी देश की इस लोक संस्कृति के जादू से बांधा है। भवई एक बैलेंसिंग आर्ट है जिसमें सिर पर 7 या 9 मटके रखकर नृत्य किया जाता है, मगर सुरेश व्यास ने अपने नृत्य की शुरुआत बड़े ही प्रभावशाली ढंग से पेश की। सर पर एक गिलास, उस पर मटका और संतुलन ऐसा कि नीचे रख के नोट को मुंह में दबाने में जैसे ही सफल होते हैं, दर्शक कौतूहल से दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो जाते हैं। फिर तो कभी कांच पर तो कभी तलवार की धार पर और ना जाने किन किन चीजों पर थिरकते सुरेश ने अपनी भवई कला का ऐसा समा बांध दिया कि वो नाचते रहे और दर्शक झूमते रहे। घुंघरू बांधने की जो कशिश थी, वो जो मन के अंदर हमेशा दिल को कचोटती रहती थी कि कब घुंघरू बंधे और मैं स्टेज पर जाऊं। मुझ में नहीं ताकत है। सुरेश व्यास जो एक आदमी है अदना सा, उसमें बिल्कुल वो शक्ति नहीं है। मैं पूरा इस कला को सलाम करता हूं। ये जो भवई आर्ट है, ये ही ऐसी है कि इसको जो करता है ईमानदारी से, प्रॉपर तरीके से, तो उसमें वो चमत्कार तो होना ही होना है। सुरेश का भवई के प्रति समर्पण का ही नतीजा है कि उन्हें राष्ट्रपति सम्मानित कर चुके हैं। आज सुरेश इस कला को नई पीढ़ी तक पहुंचाने की तैयारी में जुटे हैं, जिससे भारतीय नृत्य पर बढ़ते वेस्टर्न प्रभाव को कम किया जा सके और विलुप्त हो रही नृत्य शैली को बचाया जा सके। मैं ग्रुप में भवई नचाने की कोशिश करूंगा। अब तक तो सोलो ही होती आई है। मेरा ऐसा प्लान होगा कि चारों तरफ से भवई डांसर, लड़के खासकर, लड़कियां तो कर रही है, लेकिन इसका जो वास्तविक स्वरूप है, बैलेंसिंग आर्ट है ये। भवई अभिव्यक्तियों का रसमय प्रदर्शन है या शरीर को आरोग्य रखने वाला व्यायाम, चाहे कुछ भी हो, भवई की रसधार अनवरत पीढ़ी दर पीढ़ी प्रवाहित होती रहे, यही हम चाहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, शुभ समाचार। कभी
विवश हो जिन हाथों ने अपराध किए थे, आज उन्हीं हाथों की बनाई अगरबत्ती देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी खुशबू फैलाएंगी। जी हां, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम व दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के सहयोग से तिहाड़ जेल में अगरबत्ती की फैक्ट्री की शुरुआत की गई है। तिहाड़ में जहां कैदी अगरबत्ती का निर्माण करेंगे, वहीं बाहर उनके परिजन इन अगरबत्तियों को बेचेंगे। तिहाड़ के इस नए कारोबार पर देखिए खास रिपोर्ट। हिंदुस्तान का मशहूर तिहाड़ जेल इन दिनों कैदियों को स्वावलंबी बनाने की विभिन्न परियोजनाएं चला रहा है। इसकी नई कड़ी है सुगंधित उत्पादों का निर्माण। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम और दिव्य ज्योति जागृति संस्थान ने जेल में ही एरोमेटिक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की स्थापना की, जहां ये कैदी अगरबत्ती और कई सुगंधित उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। जहां एक तरफ इस फैक्ट्री में काम करके ये कैदी अगरबत्तियों का निर्माण कर रहे हैं, वहीं जेल के बाहर इनके परिजन अगरबत्तियों को बेचकर परिवार में आर्थिक समृद्धि लाएंगे। दिव्य ज्योति संस्थान वालों ने यहाँ पे फैक्ट्री चालू किया और हम लोगों को काम दिया धूप बत्ती बनाने का, और हमें ब्रह्मगान भी दिया गया। जेल फैक्ट्री में बनाई जाने वाली ये अगरबत्तियां पूरी तरह हर्बल हैं, जिन्हें 36 जड़ी बूटियों से तैयार किया जा रहा है, जो देशी नहीं बल्कि विदेश में भी अपनी खुशबू फैलाएंगी। ये फैक्ट्री जेल संख्या 5 में लगाई गई है। अभी इसमें 25 सजा याफ्ता कैदियों को काम मिला है। आगे इसके विस्तार की योजना है। अभी हर साल 1 लाख पैकेट अगरबत्ती और कोण बनाए जाएंगे, जिन्हें अमेरिका और यूरोप के कई देशों में निर्यात किया जाएगा। आज हमने सुगंधित प्रोडक्ट्स बनाने की एक फैक्ट्री का आज विमोचन किया है, उद्घाटन किया है, जहां पर एक्सपोर्ट क्वालिटी की अगरबत्तियां, इंसेंस कोन्स, इंसेंस स्टिक्स बनती हैं, जो न सिर्फ भारतीय बाजार में बल्कि उसके लिए प्रयास किए जाएंगे कि विदेशी बाजार को भी अपनी सेवाएं उपलब्ध करा सकें। इस फैक्ट्री की खास बात यह है कि यहाँ ध्यान एवं साधना के जरिए अपराधियों का मानसिक उत्थान भी किया जाएगा, जिससे वे जेल से बाहर निकलने के बाद भी अपराध से दूर रहें। इस अवसर पर कैदियों द्वारा अपनी कला का प्रदर्शन भी किया गया। साधु ऊर्जा बंदिया जैसे गीतों ने जेल की 4 दीवारी में बंद लोगों की आत्मकथा का बखूबी बखान किया। उम्मीद है भविष्य के सुधार गृह में तब्दील होता तिहाड़ मानव संसाधन के बेहतरीन उपयोग से कारोबार की दुनिया में एक नया मुकाम हासिल करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, शुभ समाचार। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बच्चे बंदूक छोड़ किताबों को हाथों में थामने लगे हैं। अब इन क्षेत्रों में शिक्षा की ज्योति जगमगा रही है। नक्सली आतंक को मुंह तोड़ जवाब देते हुए छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिलों में बच्चे पढ़ाई की ओर लौट रहे हैं। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के शिक्षा विभाग की ताजा रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि 10 सालों में नक्सल प्रभावित बस्तर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा और बीजापुर जिलों में 10 से 12% तक साक्षरता दर बढ़ी है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश की साक्षरता दर 2001 में 64.66% थी, जो 2011 में बढ़कर 71.04% हो गई है। इनमें 2001 में 77.38% पुरुष साक्षर थे, जो अब 2011 में 81.45% हो गए हैं। इस अवधि में पढ़ी लिखी महिलाएं 51.85% से बढ़कर 60.59% हो गई हैं। अपने खूबसूरत जंगलों में नक्सलियों के अड्डों के लिए बदनाम बस्तर में 10 सालों में पुरुषों में शिक्षा का स्तर 56.75% से बढ़कर 65.70% और महिलाओं में ये 31.93% से बढ़कर 44.49% हो गया है। सीआरपीएफ जवानों की हत्या के लिए बदनाम नारायणपुर में पुरुष 48.44 से 58.97% और महिलाएं 26.78 से बढ़कर 40.22% साक्षर हो गए। नक्सली हिंसा के लिए दुनिया भर में मशहूर दंतेवाड़ा में 39.97% पुरुष साक्षर थे, जो अब 52.69% और महिलाएं 21.18% से बढ़कर 32.88% हो गए। वहीं बीजापुर जिले में
पुरुष साक्षरता दर 40.31% से बढ़कर 51.42% हो गई, जबकि पढ़ी लिखी महिलाएं 20.34% से बढ़कर 31.56% हो गई हैं। साक्षरता में इजाफा इसलिए मायने रखता है कि नक्सल प्रभावित जिलों में नक्सलियों ने सैकड़ों स्कूल बंद कर दिए या ढहा दिए थे। नक्सलियों के खौफ की वजह से इन जिलों में स्कूलों में शिक्षक जाते ही नहीं हैं। ऐसे में शिक्षा विभाग की रिपोर्ट इस क्षेत्र के लोगों के शिक्षा के प्रति उनके जज्बे की बानगी पेश करती है, जो देश के लिए एक शुभ संकेत है। ब्यूरो रिपोर्ट, शुभ समाचार।